वेलकम है आप सभी का इस सेशन पर। तो इस सेशन में हम इंट्रो कंसेप्ट देखेंगे 7.8 और 7.9 का, कि 7.8 के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.8 और एक्सरसाइज 7.9 के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस कंसेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब आप लोग क्या है इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुके हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको क्या बताया गया था? इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको बताया गया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स अगर आप करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करने पर कैपिटल एफ एक्स मिला और प्लस में सी मिला, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती, अगर आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो इसे ही हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। क्योंकि c की वैल्यू बदलती जाएगी तो आपको इनडिफिनिट वैल्यू मिलती जाएगी, तो इसलिए कहा जाता है इस समाकलन को, इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में किस तरीके से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है उसके बहुत सारे वे, बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे पैटर्न आपने सीख लिए। अब क्या है, अब यहां पर आपको क्या करना है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जानना है। तो देखिए ध्यान से, डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जानना है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है और वह कैसे लिखा जाता है, उसका पैटर्न क्या है लिखने का। जैसे यहाँ पर हम लिखें इंटीग्रेशन ऑफ, हमने यहाँ पर लिखा 2c 3 और यहाँ पर x स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब यह जो 3 है और यहाँ पे जो 2 है, इस 3 को कहते हैं अपर लिमिट, इस 3 को क्या कहते हैं? अपर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो इसका यूज आप फिजिक्स में देख चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रूफ होते हैं जिसमें आपको लिमिट का यूज वहां पे करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो इसको हम अपर लिमिट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने का वे क्या होता है। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 to 3 है और x स्क्वायर dx है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x³ बाई में 3। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेट करने पर एक कांस्टेंट आता है। सर हमने वो भी लिख दिया, चलिए ठीक है ना, तो हमने कांस्टेंट भी लिख दिया। अब यहाँ पर बताइए अपर लिमिट कितना है? 3 और यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है? 2, क्योंकि इंटीग्रेट हो गया तो अब लिमिट का नंबर आएगा। अब लिमिट का नंबर आ गया तो लिमिट कहता है कि सबसे पहले आपको हायर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। मतलब पहले अपर लिमिट पुट करिए, जितना वैल्यू आए, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करिए और उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे पुट करें तो बताइए 3 का क्यूब बाई में 3 और प्लस में कितना c, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट। तो बताइए लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है? 2, तो x की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर हो गया 2 का क्यूब बाई में कितना? 3 और प्लस में कितना? c, तो ये हो गया। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 क्यूब बाई में आपको 3 मिलेगा और प्लस में c, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 2 क्यूब बाई में 3 और माइनस में c। आप देख रहे हैं जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्विच अचर है, वो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? 3 क्यूब बाई में 3 और माइनस 2 क्यूब बाई में कितना? 3, ठीक है ना, ये मिल गया। तो यहाँ पर आपका हो गया 3 क्यूब बाई में 3 और यहाँ पर 2 क्यूब बाई में 3। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए कितना मिलेगा? 3 क्यूब बताइए कितना होता है? 27, ठीक। अच्छा, दोनों का डी क्या है? सिमिलर है, तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं। अब बताइए 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब आपका होता है 8। अब बताइए 19 माइनस 27 माइनस 8 कितना होगा? 19। तो न कितना आंसर आ गया? 19 बाई में 3। अब बताइए जो 19 बाई 3 है, यह तो एक डिफिनिट वैल्यू है, ठीक। डिफिनिट वैल्यू है, तो डिफिनिट वैल्यू आपको कब मिला? डिफिनिट वैल्यू आपको तब मिला जब यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि आपका लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट कितना? 3। अगर यह मेंशन हो जाता है कि आपको कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, ठीक, तो इसे ही हम कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक। अब आपको पता हो गया कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम c लिखें, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर c लिखते हैं तो उसका कोई मैटर नहीं करता, आप c ना ही लिखें क्योंकि c कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप केवल वैल्यू लिखें कि x³ बाई में 3, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि बाद में ये कैंसिल आउट ही हो जाना है। तो आगे हम जितने भी इंटीग्रेशन करते हैं उसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लिखते, ठीक है ना, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको यहां तक यह सेशन पसंद आया होगा। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि 7 पॉइंट जो आपका 8 है
7.8 में कंसेप्ट क्या है उसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आ गया हो कि डिफिनिट इंटीग्रेशन आखिर में है क्या, ठीक है ना। तो डिफिनिट वैल्यू जब मिलती है इंटीग्रेशन से, जब वहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेंशन कर दिया जाता है तो आपको ऑलवेज एक डिफिनिट वैल्यू मिल जाती है, इसी को हम कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आपको अपने फेयर कॉपी में लिखनी क्या है, तो ये जो एबव 3 फार्मूलेस थे ये हमने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है डिफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन। अच्छा, निश्चित समाकलन के बारे में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो देखिए ऐसा अगर सिंबल है जिसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल ए बी में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए रिप्रेजेंट्स एरिया। यह किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये पता चला कि सर डिफिनिट इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आती है, ठीक, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर हमको कैसे पता कि एरिया को ही बताता है, ठीक, एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका हम डिस्कशन अभी आगे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जब डिफिनिट इंटीग्रेशन आप करते हैं या इंटीग्रेशन आप सिंपली जब किसी फंक्शन का करते हैं तो आपको क्या देता है, वो आपको एरिया देता है, ठीक है ना। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको एरिया देगा। तो देखिए ध्यान से, आप फिजिक्स में थोड़ी बहुत चीज पढ़े होंगे, आप ये पढ़े होंगे कि अगर आप ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो वहां पर क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एरिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है तो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और नीचे अगर एरिया होता है तो उसको क्या कंसीडर करते हैं, माइनस कंसीडर करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया बनेगा उसको पॉजिटिवली कंसीडर किया जाता है और नीचे जो एरिया होगा उसको निगेटिव वैल्यू के साथ कंसीडर किया जाता है। अब देखिए, अब ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एरिया है तो पॉजिटिव, अगर एक्स एक्सिस के नीचे एरिया है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसका कंसेप्ट ये बताने का पर्पज क्या था, तो देखिए जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, जब आप किसी फंक्शन का डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको हमेशा एक एरिया देता है, लेकिन एरिया जब देगा तो एरिया का वह एल्जेब्रिक सम देता है। अब एरिया का एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, एरिया का एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि जैसे एक हम फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमने एक फंक्शन लिया, हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। तो बताइए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे पास होता है, तो आप कहेंगे सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया या y एक्सिस हो गया, ठीक, y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है। अच्छा, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं -4 से लेके कहां तक, 4 तक। कहां तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, -4 से 4 तक। तो देखिए -4 से लेके अगर 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए आपको यही तो एरिया मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको पता हो गया कि डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, एरिया देता है। तो हमने लिखा इंटीग्रेशन -4 to 4, और आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन किया जाता है जो हमें लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर पुट करते हैं। मतलब इधर लेफ्ट की वैल्यू पहले होगी लोअर लिमिट और इधर की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी चलने का मेथड होता है एक्स एक्सिस पर वो हमेशा होता है लेफ्ट टू राइट। कैसे चलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी वैल्यू इंटरवल में सेलेक्ट करनी है आपको तो ऑलवेज वी गो लेफ्ट टू राइट। हम लोग हमेशा किधर से प्रोसीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो लेफ्ट टू राइट आपको हमेशा कंसीडर करना है एक्स को की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन -4 to 4, और बताइए ये कौन सा फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो हमने लिखा एक्स dx, ठीक है ना। अब आपको पता है ये सर क्या देता है, एरिया देता है, ठीक है ना, तो हमने एरिया लिख लिया। अच्छा, आप बताएं अगर यहाँ पर ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है। अगर 4 यूनिट है तो एक्स का वैल्यू अगर 4 पुट के बताइए y कितना मिलेगा, वही 4 मिलेगा। इसका मतलब यह भी हाइट कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक। अच्छा, यह 4 यूनिट है तो ये भी 4 होगा। अब बताइए ये आपका क्या बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो बताइए यहाँ से इसका एरिया कितना आएगा, तो बताइए यह क्या आपका बन रहा है, आपका बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बताइए हाफ बेस इंटू हाइट आप करेंगे तो हाफ बेस का कितना है 4 और हाइट कितनी 4, तो बताइए आपको कितना मिल जाएगा, 8 यूनिट मिलेगा, ठीक। तो यह एरिया जो हो गया 8 यूनिट का हो गया, कितने यूनिट का, 8 यूनिट का। अब देखिए ध्यान से, अच्छा ये भी आप सिमिलरली निकालेंगे तो ये भी कितना होगा, 8 यूनिट का होगा, ठीक है ना, 8 यूनिट का। अब आप कहेंगे सर आपने बताया कि एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होगा उसको हम पॉजिटिव से लिखते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया होगा उसको हम निगेटिव से लिखते हैं।
ठीक है ना। तो कंसेप्ट की बात है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे क्या, निगेटिव। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहां पर हम देख लेंगे। अभी तो हमको पता हो गया कि 8 यूनिट ऊपर है, 8 यूनिट नीचे है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब हम कहें कि बताइए दोनों को मिलाकर कितना एरिया बना -4 से लेके 4 तक। आप कहेंगे सर -4 से लेके 4 तक अगर देखें तो y इक्वल टू x लाइन से और x एक्सिस से टोटल सर हमारा 8 8 16 यूनिट का एरिया मिल गया। तो आप कहेंगे सर -4 से 4 अगर x dx, तो -4 से लेके 4 तक हम इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर और डिफिनिट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सर यह भी हमको एरिया ही बताता है। आपने भी बताया कि एरिया बताता है। अच्छा, हमने आपको भी बताया कि अभी आपको समझ लेना है कि यह क्या बताता है, एरिया को इंट्रोड्यूस करता है। हम आगे बताएंगे कैसे यह एरिया को बताता है, उसका हम प्रूव करा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर a इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई में कितना 2, ठीक है ना, एक्स का इंटीग्रेशन। अब बताइए यहाँ पे -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अच्छा, प्लस हमने c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने इसके पहले बताया कि जो c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब यहाँ पर x, बताइए x का अपर लिमिट कितना 4, तो 4 का स्क्वायर बाई में 2, तो यहाँ पे हो गया 4 स्क्वायर बाई में कितना 2, 4 स्क्वायर बाई में 2। अच्छा, माइनस में यहाँ पे -4 स्क्वायर बाई में कितना 2, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर आपका ये हो गया। अच्छा, इसको देखें तो 4 स्क्वायर बाई में 2, भाई -4 का स्क्वायर तो प्लस में 4 स्क्वायर ही होगा, तो -4 स्क्वायर बाई में 2। तो बताइए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका कितना मिल गया 0। आप कहेंगे सर यहाँ तो हमको 0 मिल गया, जबकि सर यहाँ पर -4 से 4 तक अगर हम देखें तो सर 8 8 16 यूनिट का एरिया मिल रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पर दिक्कत ये हुआ, बताइए ये कितना h4 का स्क्वायर बाई में 2, बताइए 8 यूनिट है। अब बताइए यहाँ पे 4 स्क्वायर, ये भी 8 यूनिट, 8 में से 8 माइनस हो गया, तो 8 में से 8 माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला है यहाँ तक कि जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है, ये तो हमने डिफिनिट इंटीग्रेशन ही किया, जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है वह हमेशा एरिया का एल्जेब्रिक सम देता है। आप ये कहीं पर नोट कर लेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल ऑलवेज रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरियाज, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है कि जो निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन सदैव बीज क्षेत्रफल के बीजगणितीय योग को दर्शाता है, ठीक है ना। अब आपको क्लैरिटी आ गई कि जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है सर, एरिया को तो बताता है, ठीक, लेकिन एरिया यहाँ पर क्या मिला आपको 0 मिला। तो क्यों 0 मिला, ठीक। अगर आप देखें कि आप कहेंगे सर एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि मीटर स्क्वायर होगा, 2 मीटर स्क्वायर 3 मीटर तो पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पर जब एक्सिस में हम खेलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो कंसेप्ट ये निकल के आता है कि जब एक्स एक्सिस ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया, एक्स एक्सिस जब नीचे है तो निगेटिव एरिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमको कितना मिला 0 मिला, ठीक। तो बताइए एक्स एक्सिस ऊपर तो पॉजिटिव 8 यूनिट, एक्स एक्सिस नीचे तो -8 यूनिट। अब इनका एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है विद द साइन। तो एक्स एक्सिस ऊपर +8 और यहाँ पर -8, तो 8 प्लस में -8 करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। तो यहां से अगर 0 तो बताइए क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज है। अब बताइए यह भी अगर 0 आपका आया है तो ये भी क्या दर्शाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया के बारे में। आई होप आपको यहां तक समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि सर जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है वह सर एरिया को ही बताता है, बट एरिया के किस पार्ट को बताता है, तो एरिया के वह एल्जेब्रिक सम वाले पार्ट को बताता है, ठीक। अब आगे चलें, ठीक, आगे देखें हम, देखिए तो यहां पर हेडिंग आपको लगा लेना है डिफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन इन क्लोज इंटरवल a टू बी। अच्छा, क्लोज इंटरवल a टू बी का मतलब क्या है, ठीक, आप क्लियर कर लेंगे। क्लोज इंटरवल a टू बी में इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एफ बी माइनस एफ ए रिप्रेजेंट एरिया, इतना टोटल लिख लेना है। अगर आपको क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल नहीं पता है तो देख लीजिए ध्यान से कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब है, जैसे यहाँ पर क्लोज इंटरवल a टू बी लिखा गया है, तो क्लोज इंटरवल a टू बी अगर लिखा गया है तो इसको अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लिखे क्लोज इंटरवल 2 to 3, ठीक, तो यहाँ पे मतलब है कि रियल लाइन पर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 से लेके 3 तक की सभी वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी है, ठीक। यही होता है क्लोज इंटरवल। जब ओपन इंटरवल अगर यहाँ पर होता 2 को स्किप कर देते, 2 को हम छोड़ देते, 2 को स्किप करके चलते और 2 के आगे वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चला जाए तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है डिफिनिट इंटीग्रल और यहाँ पे लिखना है क्लोज इंटरवल a टू बी में
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर मान लीजिए इंटीग्रेट करने पर आपको कैपिटल एफ एक्स मिला हो तो क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो एफ बी माइनस क्या हो जाएगा एफ ए, ठीक है ना। तो डिफिनिट इंटीग्रल इस तरीके से लिखा जाता है। इंटीग्रेट करने पर आपको जो जो भी फंक्शन मिलेगा वहां पर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है ना। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एरिया के किस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अगर नोट करके यहाँ लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि ये एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए ध्यान से, आगे यहां पर लिखा हुआ है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन मतलब जो निश्चित समाकलन है वह अब योगफल के रूप में होगा। ठीक, निश्चित समाकलन तो अभी हमने आपको कर दिया कि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब हमको तो निश्चित समाकलन करना है, लेकिन किस मेथड से, योगफल की सीमा के रूप में, ठीक है ना। तो डिफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ अ सम, तो योगफल की सीमा के रूप में अगर करेंगे तो देखिए कैसे। तो यहाँ पर बताइए निश्चित समाकलन किसको बताता है, एरिया को बताता है। तो यहाँ पर योगफल करके अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका मतलब छोटे छोटे एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से जानेंगे कि योगफल की सीमा का, अभी यहीं पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है वह एरिया को क्यों बताता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने लिखा है माना एक बंद अंतराल, बंद अंतराल का मतलब है क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल ए टू बी पर एक सतत फलन, सतत फलन का मतलब होता है कंटिन्यूअस फलन। कंटिन्यूअस फलन का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा अपने डोमेन में क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक, मतलब उसका ग्राफ कहीं पर टूटा फूटा न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। आगे चलिए, फलन एफ परिभाषित है, तो कह रहे हैं क्लोज इंटरवल ए टू बी में कोई आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर आप एरिया निकालने जा रहे हैं तो आपका फंक्शन तो कंटिन्यूअस तो होना चाहिए। अगर कहीं पर ब्रेकेज है तो आपको तो एरिया मिल नहीं पाएगा, ठीक है ना। अगर हम आपके यहाँ पर कहीं पर लैंड है, ठीक, अब आपका लैंड है, अगर वहां पर चारों तरफ से मेड़ाबंदी नहीं है तो बताइए आप अपने लैंड का तो एरिया तो बता नहीं पाएंगे, बता पाएंगे। अगर वह कहीं से उसका जो मेड़बंदी कहीं से गायब हो जाए, ठीक, अब पता नहीं कहां पर उसका मेड़बंदी है तो वो तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब कोई बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक, अगर बाउंड्री अगर डिसाइडेबल है कि इतनी बाउंड्री में ही हमको एरिया पता नहीं है, तो अगर बाउंड्री कहीं से ओपन हो गया तब तो आप एरिया नहीं बता सकते। तो इसलिए बाउंड्री उसका डिसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि आपका जो फलन है वो क्या कंटिन्यूअस होना चाहिए और कहीं पर ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, मान लीजिए फलन यफ के सभी मान ऋणोत्तर हैं। ठीक, अच्छा, यफ क्या है, आपका फलन है, तो फलन के सभी मान क्या है, ऋणोत्तर। देखिए ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है ना, निगेटिव हो ही ना, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव है। तो आपका फलन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स का वैल्यू आप एफ एक्स में एक्स का वैल्यू कुछ भी देते हैं वो आपको हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। अगर बताइए एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख दें, ठीक, तो अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू रखने पर आपको एफ एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो बताइए आप एक्स एक्सिस से ऊपर रहेंगे कि एक्स एक्सिस के नीचे रहेंगे, हमेशा सोच के बताइए। तो कहां पे रहेंगे आप, क्योंकि आपको एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक, तो बताइए आप हमेशा एक्स एक्सिस के क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही निश्चित समाकलन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरीके से एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट क्या है, आपका ए है, ठीक, ए है। तो ए है और ए से लेके कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, बी तक, ठीक है ना। तो एक हमारे पास फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। हमने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाया, तो यह ग्राफ ऊपर ही क्यों है, क्योंकि आपको ऊपर मेंशन है कि एफ एक्स ऋणोत्तर है, मतलब नॉन निगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ है, ऊपर ही रहेगा।
तो हमको इसको ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करना है। अब ए से लेके बी तक तो इंटीग्रेट करना है, लेकिन किस मेथड से? हमको योगफल की सीमा के रूप में चलना है, ठीक, लिमिट ऑफ अ सम से। तो लिमिट ऑफ अ सम से अगर देखें तो देखिए ध्यान से, अब ए से लेके बी तक अगर है तो हमने क्या किया, ए से लेके बी तक यहां पर जितनी भी टोटल एरिया है, अगर हमने ग्राफ बनाए थे टोटल क्या होगा, एरिया ही होगा। तो इस एरिया को हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट नंबर में ब्रेक कर दिया। कितने नंबर्स ने, इनफाइनाइट नंबर्स में। अच्छा, इनफाइनाइट नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आपने भी कहा कि चलिए हम 15 अरब करते हैं, तो हमने कहा ठीक है चलिए हम 30 अरब करते हैं, ठीक है ना। अब आप ये नहीं कहेंगे सर हम एक कहेंगे, ठीक है ना, एक नहीं, ठीक, हमेशा जो इनफाइनाइट होता है वो बिगर नंबर को दिखाता है, ठीक है ना। तो 15 20 अरब तो डिसाइडेबल नहीं है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, ठीक। तो इसीलिए उसको एक सिंबल मिला कि नॉट डिफाइन का मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइन। अब देखिए ध्यान से, तो हमको ए से लेके बी तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब ए से लेके अगर बी तक इंटीग्रेट करना है इसको, तो हमको योगफल से करना है। तो हमने क्या करा कि ए से लेके बी तक जितनी भी एरिया थी, हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पट्टियों में ब्रेक कर दिया, ठीक। यह एक पट्टी हो गई, यह एक पट्टी हो गई, यह एक पट्टी हो गई, ऐसे बहुत सारी हमने पट्टियां बनाई, स्ट्रिप्स बनाई। अब स्ट्रिप्स अगर हमने बनाया तो अब स्ट्रिप्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो स्ट्रिप्स की लेंथ हमको कितनी रखनी पड़ेगी। तो देखिए हमने स्ट्रिप का जो लेंथ है वो हमने एच डिसाइड किया, एच डिसाइड किया। अच्छा, एच हमारा कौन सा एच है, एच टेंडिंग टू जीरो वाला है, एच टेंडिंग टू जीरो। अब तो एच टेंडिंग टू जीरो हम कहाँ पे यूज करते हैं, लिमिट में यूज करते हैं। अच्छा, एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि ये जीरो की ओर तो टेंड कर रहा है, बट जीरो है नहीं, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम जीरो पुट कर देते हैं लिमिट में, ठीक है ना, वो लिमिट की बात है। अब देखिए यह जगह टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, इसका मतलब यह 0.0000001 हो सकता है। तो बताइए क्या यह बहुत 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 छोटी क्वांटिटी है, ठीक। तो बहुत बहुत वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है कि जो एच आपका हम होता है लिमिट में, एच हमेशा वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होता। एच कैसा होता है, जब आप लिमिट लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, तो एच आपका क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिवली क्वांटिटी होता है। मीनिंग समझ में आ गया। तो यह क्या है, बहुत कम है। अगर यह बहुत कम है तो हमने कहा कि यह जो स्ट्रिप्स हमने बनाई है, यह जो हमने देखे ध्यान से, यह हमने जो स्ट्रिप्स बनाई है, इस स्ट्रिप की जो यह विड्थ है, वह विड्थ हमने कितना डिसाइड किया कि इसकी विड्थ कितनी है, एच है। तो आप कहेंगे सर यह विड्थ तो बहुत बहुत छोटी है, ठीक, 0.001 मतलब बहुत ज्यादा पास है। तो आपको ये हमने दिखाने के लिए बनाया है कि आपको दिखे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर एच की जो विड्थ, एच की जो वैल्यू है, इसका मतलब इस स्ट्रिप्स की अगर जो विड्थ है वो अगर बहुत छोटी है, तो बताइए जब ऊपर चलेंगे तो यह क्या है, यह कर्व है, कर्व है, वक्र की तरह है। अगर यह वक्र की तरह ही अगर बहुत में पास है, तो आप कहेंगे सर यह वक्र भी हमको उस समय पर एक लाइन ही दिखेगा, ठीक है ना, एक लाइन ही दिखेगा। फिर से ध्यान सुनिए, अगर हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप्स बनाया है, ठीक, और यह स्ट्रिप्स ऐसे है, ऐसे, अब हमने बहुत 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 यहाँ पे बारीक सा स्ट्रिप्स बनाया, बहुत ही कम विड्थ का। तो बताइए यह जो आपको जो वक्र कर्व दिख रहा है, आप कहेंगे सर इसको हम भी एक लाइन ही तो कंसिडर कर सकते हैं, एक लाइन, ऐसे सीधी लाइन। तो बताइए अभी आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया क्या, ठीक, आपका ये रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब कि यहाँ पर अब हम जितने भी स्ट्रिप्स बनाएंगे, ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा जितने भी स्ट्रिप्स बनेंगे ये हमारा लाइन का काम करेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अगर यह रेक्टेंगल बन गया तो आप कहेंगे सर एक स्ट्रिप्स रेक्टेंगल की साइज क्या है, दूसरा भी रेक्टेंगल का साइज, जैसे तीसरा भी, ऐसे जितने भी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर वो सभी कैसे हैं, वो सभी रेक्टेंगल शेप के हैं। अगर रेक्टेंगल शेप के हैं तो हम क्या करेंगे, उस रेक्टेंगल शेप को आपस, रेक्टेंगल शेप अगर है तो सभी रेक्टेंगल के एरिया को हम सम कर देंगे। अगर सभी रेक्टेंगल के एरिया को हम सम कर देंगे तो इसी को कहा जाता है निश्चित जो समाकलन है योगफल की सीमा के रूप में, ठीक है ना। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है। अब आपको यहां तक भी क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वह एरिया को क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां पर हम बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाकर हम सभी को ऐड कर देते हैं, तो ये हमको टोटल क्या मिलेगा, एरिया ही मिलेगा। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हमको क्या बताएगा, एरिया के ही बारे में इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है।
अब x जीरो की वैल्यू कितनी है, a है। अगर x जीरो की, तो यह वाली जो आपकी पॉइंट है ये x जीरो है, x जीरो का वैल्यू यहाँ पे कितना a है। अगर हम पूछे कि x1 का वैल्यू कितना होगा तो आप कहेंगे सर h लेंथ बढ़ गई तो a प्लस एच होगा। हम कहें इसका कितना होगा तो आप कहेंगे a प्लस 2h होगा। तो ऐसे ही चलते जाएं और लास्ट में यहाँ पर हमने xn लिखा, तो बताइए xn का वैल्यू कितना होगा। तो अगर x1 का वैल्यू a प्लस एच था, x2 का वैल्यू a प्लस 2h होगा, फिर x3 का वैल्यू a प्लस 3h होगा। मतलब जब x3 x के सफिक्स में 3 है तो वहां पे 3h आ रहा है। तो ऐसे ही xn का वैल्यू पूछे तो बताइए क्या होगा, a प्लस nh होगा, a प्लस nh। तो हम कहेंगे xn का लास्ट पॉइंट क्या है, b है, क्योंकि a से लेके b तक इंटीग्रेट करना था। तो b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस nh, a प्लस nh। अब देखिए ध्यान से आगे हम थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं कि देखिए अब यहाँ पर पी क्यू आर एस पी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सभी छोटे छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे। तो पी क्यू आर एस पी क्या है, तो देखिए यहाँ पर यह आपका पॉइंट क्या है, यह आपका P, तो यह P हो गया, Q हो गया, R हो गया, फिर S हो गया, P हो गया। तो कह रहे इसका एरिया निकालने के लिए हम छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरिया को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ऐड कर देंगे। अच्छा, अंतराल a टू b को x0 से x1, तो देखिए x0 से x1, x1 से x2, ऐसे xr माइनस 1 से xr, फिर xn माइनस 1 से xn उप अंतरालों में विभाजित किया गया। तो ये क्या है जो हमने किया है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस तरीके से हमने इसको ब्रेकेज किया है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर xn का वैल्यू आपको क्या मिल गया, a प्लस nh मिल गया। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम क्या ले सकते हैं, यह वैल्यू क्या है, b भी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में x0 की वैल्यू a है तो xn की वैल्यू किसके इक्वल है, b है। अच्छा, आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल एफ ई ए सी एफ, क्षेत्रफल ए सी। तो देखिए ध्यान से आपको दिख रहा है कि नहीं, क्षेत्रफल एफ ई ए सी एफ। तो देखिए एफ ई ए सी एफ, अब ये तीनों जो क्षेत्रफल है आपने कॉपी में नोट कर लिया इतना। अब एफ ई ए सी एफ तो आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ ई ए सी एफ, तो एफ ई ए सी एफ का जो एरिया है, और यहाँ पर ऐसे एफ ई ए बी और एफ का जो एरिया है, तो आप अगर यह सब एरिया देखेंगे तो कौन ज्यादा है कौन कम है वो यहाँ पर हमने नोट डाउन करके लिखा है। ठीक है ना, तो ये आप समझ लीजिए कि किस बेसिस पर लिखा है। तो वहां पे एरिया आप देखेंगे किसका एरिया ज्यादा किसका एरिया कम। अब आगे हम आते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है ना, हमको जो फोकस करना है कि 7.8 के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो आपको प्रूफ यहाँ पे नहीं देखना है कि प्रूफ कैसे कराया गया। ठीक है ना, आपको प्रूफ वगैरह नहीं जानना है, आप चाहें तो यह जो प्रूफ है नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको किस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, हमको प्रूफ करने के लिए किस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ए प्लस एच, और प्लस में एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ पर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब 7.8 के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना, योगफल की सीमा के रूप में, तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि आपको समाकलन तो करना है लेकिन योगफल की सीमा के रूप में। तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पर है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एफ ए प्लस में एफ ए प्लस एच, प्लस में एफ ए प्लस 2h, और डॉट 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 प्लस में एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक, यह फार्मूला हो गया। और यहाँ एच की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए बाई में एन, बी माइनस ए बाई में एन। अब बताइए एच किधर टेंड करता है, जीरो की तरफ, तो बताइए ये भी वैल्यू किधर टेंड करेगा, जीरो की तरफ। तो बताइए अगर एच की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होता है तो एच की वैल्यू किसकी इक्वल है, बी माइनस ए बाई एन के, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि एक्स एन की वैल्यू किसके इक्वल थी, ए प्लस एन एच के इक्वल थी, ए प्लस एन एच। तो बताइए एक्स एन किसके इक्वल था, बी, तो बी इक्वल टू ए प्लस कितना, एन एच। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर b माइनस ए बाई में कितना हो जाएगा, n। तो बताइए किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी। तो h इक्वल टू हमारा क्या हो गया, b माइनस ए बाई में n। तो बताइए h जो लिमिट का h होता है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो टेंडिंग टू जीरो हो गया। तो अगर यह टेंडिंग टू जीरो है तो यह इसी के इक्वल है, तो यह भी तो टेंडिंग टू जीरो होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि h की वैल्यू होती है b माइनस ए बाई में n। आपको ये चीजें रट लेनी है कि h की वैल्यू कितनी होती है, b माइनस ए बाई में n। तो h इक्वल टू होता है b माइनस ए बाई में n, और ये किधर टेंड करेगा, जीरो की। जब ये टेंड करेगा जीरो की तरफ तो बताइए b माइनस ए बाई n, तो a और b का आपको कोई वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन a से b करना है तो कोई वैल्यू होगी।
तो यन की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी, यन की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट जब होगी, तभी यह किधर टेंड कर सकता है, जीरो की तरफ टेंड कर सकता है। हमको पता है कि बी माइनस ए बाई में यन किधर टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ। तो यन जब इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो इस किसी वैल्यू में अगर हम बहुत बड़ी नंबर से डिवाइड लगाएं तो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ यन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब यह वैल्यू तभी टेंडिंग टू जीरो हो सकती है जब यन की वैल्यू किधर टेंड करे, इनफाइनाइट की तरफ। तो इसलिए हमने जब लिमिट यहाँ पे लिखा है तो लिमिट यन टेंडिंग टू इनफाइनाइट हमने लिखा है। ठीक, समझ में आ गया। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस टू एच, और ऐसे ही लास्ट में एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और जहां एच की वैल्यू क्या होती, बी माइनस ए बाई में एन, जहां एच की वैल्यू क्या होती, बी माइनस ए बाई में एन। आपको हमेशा याद रखना है कि एच की वैल्यू बी माइनस ए बाई में एन होती है। अब देखिए इसी फार्मूले से, इसी को हम कहते हैं योगफल की सीमा के रूप में। अच्छा ये हमने थोड़ा ही ऐसे डिजाइन वगैरह बनाया है, ये हमने सरस्वती लिखा है, ठीक है ना, तो ये सब आपको नहीं कॉपी करना है। अब देखिए ध्यान से, तो इसी फार्मूले का हम यूज करके योगफल की सीमा के रूप में 7.8 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो सभी को सॉल्व करेंगे। अच्छा आगे चलिए, आगे आप अपने फेयर कॉपी में आप लिखेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। इसमें समाकलन को चर, जो इसमें समाकलन का जो चर है, बताइए यहाँ पर एक्स चर है, यहाँ पे टी चर है, ठीक, तो इस चर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एफ एक्स अगर डीएक्स है तो इस चर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब किसी भी वैल्यू, किसी भी समाकलन में चर राशियों को बदल दें तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क ना आए, तो ऐसे चर को हम मुख्य चर या डमी वेरिएबल कहते हैं। कौन सा वेरिएबल कहते हैं, डमी वेरिएबल, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, देख लीजिए, जैसे हम कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर हमने टू से कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो हमने 2 से अगर 3 करा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो बताइए यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई में 2, ठीक, और यहाँ पे कितना 3/2, यही तो 3 और 2। अच्छा इंटीग्रेशन अगर हमने टी डी टी कर दिया और यहाँ पे 2 2 3 कर दिया, तो बताइए यहाँ पर भी वैल्यू तो आपको वही मिलेगा टी स्क्वायर बाई में 2, और यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 2 2 3 हो गया। अच्छा वैल्यू अगर 2 2 3 हो गया तो वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, 3 स्क्वायर और बाई में 2 और प्लस में 2 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर बाई में कितना 2। ऐसे अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे होगा 3 स्क्वायर बाई में 2 और माइनस में 2 स्क्वायर बाई में कितना 2। तो बताइए ये दोनों वैल्यू क्या है, सिमिलर तो है। तो इसलिए कहा गया कि जो डिफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें हम अगर वेरिएबल को चेंज कर दें, ठीक, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स अगर यहाँ पे टी डी टी कर दें, तो मतलब फंक्शन उसी टाइप का रहे, उसी फॉर्मेट का रहे, तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आता। तो जब फर्क नहीं आता तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही पॉइंट है, ठीक। आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस जानते रहे कि डमी वेरिएबल क्या होता है, ठीक। अब आगे चलिए, अच्छा इस बेसिस पर योगफल की सीमा के रूप में एक हम क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, जिससे आपको और क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि सर इस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पैटर्न पर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन 2 to 3 और यहाँ पर x dx, ठीक है ना, यह हमारा इंटीग्रल हो गया। अब इसको हमको योगफल की सीमा के रूप में, ठीक है ना, उससे सॉल्व करना है। तो हम पहले इससे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आंसर कितना आया था। तो हमने अभी सॉल्व किया था, तो बताइए आंसर कितना आया था, आई थिंक 19/3 आया था। कितना आपको मिला था, 19/3। तो 19 में अगर 3 मिला था, तो अब बताइए हमने कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया है, 2 से लेकर 3 तक। तो अगर हमने 2 से लेकर 3 तक किया है तो बताइए किसका ग्राफ है, एक्स का ही तो ग्राफ है, ठीक है ना। तो अगर इसका एक ग्राफ, अगर इस तरीके से हम ग्राफ बना ले, अगर ऐसे देखें तो बताइए 2 से लेकर 3 तक यही तो पड़ेगा। तो बताइए एरिया क्या है, ऊपर का है, तो बताइए यह क्या है, 19/3। तो मतलब एरिया 19/3 मिला है। तो अगर हम यहाँ पर अब योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए इसको बहुत इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एज अ सम। तो बताइए उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है कि इंटीग्रल अगर ए से बी हो और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स हो। अब आपको जो बताएंगे वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, बताइए क्या होता है, इक्वल टू होता है बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंडिंग टू कितना, इनफाइनाइट,
और यहाँ पर 1/n और यहाँ पर आपका क्या होता है एफ ए और प्लस में कितना एफ ए प्लस एच और ऐसे ही एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस 2h और ऐसे ही लास्ट में जाएंगे तो बताइए लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ए प्लस n-1 और इंटू में एच एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। अब हमको पता है जहां जहां बताइए एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू होता है बी माइनस ए बाई में कितना एन, एच इक्वल टू बी माइनस ए बाई में एन। अब बी माइनस ए बाई में एन होता है तब 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 देखिए ध्यान से, तब अगर देखें तो बताइए यहाँ पर आपका इंटीग्रल क्या है, यहाँ पर आपका है इंटीग्रल, इंटीग्रल यहाँ पर अगर देखें तो इंटीग्रल आपको क्या करना है 2 से लेके 3 तक और यहाँ पर x dx यही तो है। तो अब इस फॉर्मेट पर बनाइए तो इंटीग्रल 2 से 3 x dx। तो यहाँ पर अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो बताइए h की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, बताइए 8 से b तो a से b तो बताइए b का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू कितना है 2, बाई में कितना n तो बताइए h का वैल्यू कितना आ गया 1/n, ये आपको मिल गया। अच्छा तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a का वैल्यू आप लिख लीजिए, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना है 3 है, ये टोटल वैल्यू हमने लिख लिया। अब चलिए आगे आते हैं तो b माइनस ए पहले आपको लिखना है, तो b माइनस ए तो बताइए b माइनस ए तो बताइए 3 माइनस कितना 2, ये आपका हो गया 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना है लिमिट n टेंडिंग टू क्या है इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या है 1/n। अब यहाँ पे आ चाहिए, अब यहाँ पे एफ ए तो बताइए ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे आपके लिखेंगे f2 ठीक प्लस में। अब बताइए f2 प्लस एच तो यहाँ पर लिखा f2 प्लस एच, ऐसे ही अगला क्या होगा f3 प्लस एच तो यहाँ पर लिखा f3 प्लस में एच। अब ऐसे ही लास्ट में चलेंगे और लास्ट में हम क्या लिखेंगे f2 प्लस सॉरी यहाँ पर आपका 2 रहेगा क्योंकि एफ ए यहाँ पर एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h, तो यहाँ पे 2 प्लस में ये क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, ठीक है ना 2h। आगे अब यहाँ पर लास्ट में क्या होता है एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, तो ए का वैल्यू कितना है 2 और प्लस में यहाँ पर आप लिखेंगे n-1 इंटू में एच, तो यहाँ पर एच हो गया, ठीक है ना ऐसे। अब देखिए आपका fx क्या है, आपका fx तो x है ठीक, तो यहाँ पर आपका fx कितना है, आपका fx तो x है। तो fx अगर x है तो बताइए x का यहाँ पर f2 है तो मतलब x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखे लिमिट n टेंडिंग टू कितना इनफाइनाइट और यहाँ पे कितना 1/n हो गया ठीक, ये कितना आपका हो गया 1/n। अब आगे चलिए ये आपको कितना मिल गया 1/n मिल गया, तो ये आपका 1/n हो गया। अब आगे f2 तो बताइए f2 तो fx तो यहाँ पे f2 का वैल्यू 2 ही आएगा प्लस में 2 प्लस h तो बताइए 2 प्लस h है तो x का वैल्यू अब यहाँ पे 2 प्लस h तो बताइए यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा सीधा सीधा क्या मिलेगा 2 प्लस h, ठीक है ना ये आपका हो गया 2 प्लस h। आगे चलिए ये 2 प्लस h हो गया। अच्छा आगे अगर देखा जाए तो 2 प्लस h के बाद अब यहाँ पे आपको वैल्यू कितना मिलेगा, तो यहाँ पर f2 प्लस 2h तो यहाँ पर आपको 2 प्लस 2h तो बताइए x का वैल्यू कितना है 2 प्लस में 2h। अच्छा आगे चले ऐसे तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस में 3h, ठीक है ना। अच्छा लास्ट में अगर हम चले तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर आपको होगा 2 प्लस n-1 और इंटू में कितना h, ये वैल्यू होगा और यहाँ पर ठीक है ना ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, तो ये हमको मिल गया। अच्छा यहाँ पर जो आपको इंटीग्रेशन 2 से 3 है x dx है, यहाँ पे हमने आंसर कितना 19 बाई में, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए तो इसका आंसर कितना आएगा, तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा x स्क्वायर बाई में 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 3। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 बटा में कितना हो गया 2, तो 9 बटा में 2 और माइनस अब यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 बटा में कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, तो 5 बटा में 2 ये आंसर होगा। ये हमने ये 19 बाई में 3 नहीं 5 बटा में आपको कितना मिलेगा 5 बटा में 2, तो यहाँ से 5 बटा 2 मतलब 2.5 आंसर मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो यहाँ से आंसर कितना मिला 5/2, तो यहाँ से अगर आपको 5/2 मिला है, कितना मिला है 5/2, तो अगर यहाँ से 5/2 अगर आपको मिला है तो इसको भी सॉल्व करने पर 5/2 ही मिलना चाहिए ठीक। अब देखिए ध्यान से, आप जो डिफरेंट इंटीग्रल जो एज अ लिमिट ऑफ सम करते हैं उसमें गलती कहाँ करते हैं वो आपको हम समझाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए यहाँ पर f2 फिर यहाँ पर f2 प्लस h, बताइए यहाँ पर कितने बार फलन को लिखा गया है,
तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, ठीक, एच का क्वेश्चन यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 2, ऐसे यहाँ पे 3 और लास्ट में क्या है n-1। मतलब सर यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 बार लिखा गया, सर स्टार्टिंग में भी एक बार लिखा गया, तो मिला के n-1 + 1 तो सर n बार लिखा गया। ठीक, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि टोटल अगर देखे तो n बार ऐड किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 और 2 + h, अब बताइए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बताइए 2 कितनी बार यहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर 2 अगर देखिए यहाँ पे कितनी बार है, तो सर आपने बताया कि यहाँ पर टोटल जो फलन है कितनी बार है, n बार है, तो सर 2 भी तो उसी फलन से आया है, तो एक बार दो बार ऐसे जाएंगे, टोटल n-1 इसको लेके n बार तक। तो 2 को अगर हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार, तो अगर हम 2 को n बार ऐड करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर कितना 1/n, और 2 को अगर n बार जोड़ेंगे तो हम 2 × n कर दें, ठीक, ऐड हो गया। अब प्लस में, अब देखिए यहाँ पर क्या है, h है, यहाँ पे 2h है, तो यहाँ पर अगर h को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 2, ऐसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपका लास्ट में क्या हो जाएगा n-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया n-1, ठीक है ना, ये आपको मिल गया n-1 इस तरीके से। अच्छा, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू आपको कितना मिला है, h का वैल्यू मिला है 1/n, तो 1/n यहाँ पे पुट करिए। तो 1/n अगर यहाँ पे पुट करें तो देखिए ध्यान से लिमिट, और यहाँ पर n टेंडिंग टू कितना इनफाइनाइट, यहाँ पर आपका हो गया 1/n, और यहाँ पे कितना हो गया 2n, और प्लस में h का वैल्यू कितना 1/n। ये ध्यान देखिए, यह क्या प्राकृतिक संख्याओं का सम है क्या, नेचुरल नंबर का सम। पता है नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n + 1/2, लेकिन यहाँ पे लास्ट कितना टर्म है n-1, तो यहाँ पे होगा n-1, और n-1 + 1 तो यहाँ पे होगा n, और बाई में कितना 2, ये हो गया। अच्छा, n कैंसिल आउट हो गया, ठीक, ये आपको मिल गया। इसको आप आगे देखिए, अब इस n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू कितना आपका हो गया इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू कितना इनफाइनाइट। जब n का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2n बाई में n होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, आगे प्लस में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका है n-1 और बाई में कितना 2, n-1 बाई में 2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले आगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे 2 + 1/2 को आगे कर लेते हैं, और इसको n से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका मिल जाएगा 1 - 1/n, इस तरीके से ये मिल गया। अब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अभी n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 प्लस में कितना 1/2 और 1 - 1/इनफाइनाइट, ठीक है, हमने पुट कर दिया। बताइए 1 को अगर इनफाइनाइट डिवाइड करेंगे आंसर क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पर 0 अगर आपको मिलेगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 1/2 और 1 - 0 हो जाएगा, ठीक। तो बताइए 2 + हाफ आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 5/2 हो गया। तो बताइए यहाँ से आंसर आया कितना 5/2, ठीक है। तो यहां से 5/2 आ गया, तो बताइए आपने इसका आंसर तो पहले ही जान लिया था कि सर इंटीग्रेट करने पर डेफिनेट वैल्यू जो है 5/2 ही मिलेगी। तो अगर आपको योगफल की सीमा के रूप में किसी का आंसर पता करना है कि कितना आंसर आएगा, तो आप पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करके डेफिनेट वैल्यू चेक कर ले कि कितना आएगा, क्योंकि आप इसे तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देख ले कि आंसर कितना आएगा, फिर आप यहां पर लाइन टू लाइन प्रोसीड करें, ठीक। अब इस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एक्सरसाइज 7.8 है उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप इतना एलिजिबल हो गए हैं कि 7.9 के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 7.9 में कुछ नहीं है, 7.9 में मात्र इतना है कि आपको वहां पे डिफिनिट इंटीग्रल बस करना है। इंटीग्रेशन आपको पता हो गया कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा वहां पर, ठीक है ना। तो आप 7.8 और 7.9 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।